हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज से पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी, जैसे कि KS, IAS, JK, SSB, SSC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। इन शॉर्ट FI से वन सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सो फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें सबको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग आए जिन्होंने हमारे इंडिया को रूल करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ फ्रेंच थे, डच थे और उनमें से एक ब्रिटिशर्स भी थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, वो उन सब में से ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर रूल स्टार्ट किया। तो जब यहाँ पर उन्होंने रूल स्टार्ट किया, उसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है। वो यहाँ पर रूल करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर आए थे एज ए ट्रेडर। अब वो एज ए ट्रेडर आए थे, क्या हुआ था आइए पढ़ते हैं। ब्रिटिशर ने 1600 में हमारे यहाँ पर इंडिया में आए एज ए ट्रेडर। जैसे कि मैंने कहा, किस नाम से आए वो? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, विद एक्सक्लूसिव लाइसेंस अंडर द चार्टर, जो किसने दिया था उन्हें? क्वीन एलिजाबेथ वन ने। चार्टर का मीन्स है गाइस लाइसेंस टू ट्रेड। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर ले ली मोनोपोली। इंडिया में जब मोनोपोली उनकी हो गई, यानी कि वो हर तरह से बेनिफिट में थे। मोनोपोली समझते हो ना, सिर्फ एक चीज़ का राज चलना। ओके, तो वो मोनोपोली यहाँ पर हो गई। जब मोनोपोली ज़्यादा होगी गाइस, उसका रीज़न ये हुआ कि उन्होंने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब करप्शन करना स्टार्ट कर दी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो कंफ्यूज हो गए कि हमें तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए गाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया कंपनी रूल, जो कहाँ से कहाँ तक था? 1773 से लेके 1858 तक था। अब वो कैसे थे, क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, आज हम वो पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट कब कन्वर्ट हुआ, वो सब अभी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ? अब सबसे पहले छोटी सा ग्लिम्स मैं आपको दे देती हूँ। हम सबको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका रीज़न ये गाइस कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ली है, उनके पॉइंट्स को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। इस वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी वो गाइस 1946 में बनी थी, जिसको MN रॉय ने 1934 में सजेस्ट किया था। ओके, दिस वॉज जस्ट हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। ओके, बाकी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग होगी गाइस, उसमें आपको बहुत जल्द पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आवर फर्स्ट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, ताकि वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काम करती है। इस कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए पहले हमारे यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। फिर क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में उनको बदल दिया गया और उनकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब ये है कि वो लोग जो गवर्नर जनरल है उसको असिस्ट करेंगे, यानी कि उनकी हेल्प करेंगे। और हम सबको पता है कि हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग। सो ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात चल रही थी। इसी दौरान 1774 में सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश्ड विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब जो फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पे बने थे उनका नाम था सर अलीजे इम्फे। ओके, इसके अलावा गाइस इसी दौरान बात की गई है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में हमने फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट, अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट को संक्षिप्त में आपको बताऊँ, इन शॉर्ट में बताऊँ, तो उनको चेक करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बनाया गया था। उसके बाद सेकंड हमारा आता है पिट्स यंगर 1784। अभी जो पिट्स यंगर मैंने कहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट लिखा है 1984। पिट्स यंगर उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस एक्ट को लाया था। और इस एक्ट को क्यों लाया गया था? टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो भी उसमें गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ओके, तो इस एक्ट ने मेन काम क्या किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस की डबल गवर्नमेंट। क्या इंट्रोड्यूस की इन्होंने इंट्रोड्यूस की डबल
गवर्नमेंट, इन्होंने इंट्रोड्यूस की डबल गवर्नमेंट। अब डबल गवर्नमेंट का मतलब है इन्होंने दो डिपार्टमेंट्स बनाए या दो हेड्स बनाए, हम कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो यूज किए गए कमर्शियल फंक्शंस के लिए, और जो बोर्ड ऑफ कोर्ट कंट्रोल है वो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए हमने यूज किए। हर एक में 6 मेंबर्स थे जो अपॉइंट किए गए पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए। ओके गाइज, और जब ये पिट्स यंगर एक्ट आया 1784 में, यानी कि ये जो ड्यूल गवर्नमेंट की वजह से, व्हाट हैपन, द पावर ऑफ ईस्ट कंपनी रिड्यूसेस। ओके, सेकंड व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस, देयर इज वन मोर थिंग they have not written here, that is the act of 1786. what is the act of 1786 guys? act of 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस became the governor general of बंगाल, और उन्होंने डिमांड की दो चीज़ें। उन्होंने डिमांड की कि मैं इस गवर्नर जनरल पोस्ट पे आने से पहले मुझे अपनी दो चीज़ें, दो शर्तें कह लो, वो मनवानी है। पहली थी कि आई कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, यानी कि जब मुझे लगे कि कोई डिसीजन जो लिया गया वो सही नहीं है तो मैं उसको ओवरराइड कर सकूं। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मैं गवर्नर जनरल की पोस्ट पे जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिकली कमांडर इन चीफ भी बन जाना चाहिए। वो पोस्ट ऐसी हो जानी चाहिए कि मैं कमांडर इन चीफ भी मैं ही हूँ। तो उनकी दो डिमांड्स को माना गया, और इसके बाद से जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन सब पे ये दोनों शर्तें लागू होना शुरू हो गई। इसके बाद गाइस हमारा आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में कुछ नहीं है, बस कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने जो भी ये पावर, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो दो शर्तें थी, उनको जितने भी आने वाले फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं उनके लिए लागू कर दी, उनको एक्सटेंड कर दिया तब तक के लिए। और इस चार्टर एक्ट 1793 में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ये मोनोपोली ऑफ ट्रेड था उनको नेक्स्ट 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। ये जो चार्टर एक्ट्स के इनके बीच में गैप्स थे 20 ईयर्स के। ओके, आफ्टर दिस द चार्टर एक्ट ऑफ 1784 के बाद हमारा चार्टर एक्ट 1813 आता है। 1813 क्या कहता है? 1813 ने ये किया कि जो इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, यानी कि इंडियन ट्रेड अब सबके लिए ओपन है, नॉट इज ओपन फॉर ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट। अभी तक ब्रिटिशर्स की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर आए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर ट्रेड किया था। और उन्होंने ये भी कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी मोनोपोली ट्रेड को छीन लिया गया, यानी कि वो अगर ट्रेड करेंगे तो सिर्फ टी में ट्रेड करेंगे और एंड दे विल ट्रेड विथ चाइना ओनली। ओके, ये कर दिया गया। और क्रिश्चियनरी मिशनरीज को भी यहाँ पे आने के लिए कहा हुआ है, क्रिश्चियन मिशनरीज को वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोविजन बनाया गया कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी 1 लाख एक साल में फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ओके, सो दिस वाज द एक्ट ऑफ 1813। नाउ कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसलिए लाया गया जो 20 साल वाला चल रहा था ना, उसको रिन्यू करने के लिए ये वाले चार्टर एक्ट को लाया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब नो मोर अ कमर्शियल बॉडी, यानी कि जितने भी इसके कमर्शियल फंक्शंस थे वो किसने ले लिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रखी गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर वहाँ पे आके काम करेगी, वहाँ पे आके उनकी चीज़ों को देखेगी। अब ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं जो ये चार्टर एक्ट 1833 है, इट वाज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। Lord William Bentinck became the first Governor General of India in 1833. Then, in this, all the legislative powers of British India went in the hands of Governor General. अब जितनी भी legislative powers जो British India की थी वो Governor General के हाथ में चलेगी। Legislative powers का मतलब होते हैं law making body, जो laws बनाते हैं। Okay? And the number of members of Governor General Council were again fixed to 4. वो फिर से 4 जो उनको असिस्ट करेंगे बना दिए गए। और जो लॉ मेंबर वॉज एडिड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया। लॉर्ड मैकॉली वॉज डिजाइंड एज द 4th मेंबर। लॉर्ड मैकॉली जो थे उनको 4th मेंबर डेजिग्नेट कर दिया गया। ओके, इसके बाद हमारा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है 1853। 1853 दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विस। ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसकी वजह से जो सिविल सर्विसेज थी वो ओपन हो गई सबके लिए। ये जो सिविल सर्विसेज है इनको पहले कोविनेंट सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ठीक है, इनका नाम ये था। एंड
This act also empowered the code of directors either to constitute a new presidency to appoint a lieutenant governor, यानी कि इसमें जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको हम नए स्ट्रेंथ्स बढ़ा सकते हैं, उनको मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं, रिड्यूस कर दिया गया। पहले 24 होते थे, नाउ इट इज रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 24। कहते हैं 6 मेंबर बॉडीज वर एडिड एट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने मेंबर्स की बॉडी बनाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 6 मेंबर्स की। आउट ऑफ 6, 4 वर अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उनको उसमें अपॉइंट किया गया है। सो गाइज, लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैकॉले कमेटी के हिसाब से जो कमेटी बनाई गई थी इंडियन सिविल सर्विस की, उनको अपॉइंट किया गया था 1854 में। ओके, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इनके पास ऑलमोस्ट सारी ड्यूटीज और पावर्स होती थी जो आजकल हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। सो इसीलिए इनको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता था। और इनडेफिनेट एक्सटेंशन दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इनको इनडायरेक्ट लाइसेंस दिया ताकि तुम थोड़ा बहुत काम करते रहो यहाँ पर। ओके, देन व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस, जब ये चल रहा था इस दौरान गाइस हो जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम 1857 कहते हैं। ये जो 1857 है, इसके बाद क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हमने पढ़ा सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में, सारा मैंने क्लियरली आपको बता दिया गाइस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चार्टर एक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फिर देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। देन दिस यू हैव टू नो बाय द पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके गाइस, सो आई होप you like the video. If yes, please do like, share and subscribe my channel, and if you are new in this channel, please subscribe and press the bell icon ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट जल्दी मिल सके. So till then guys, take care, see you in the next video.